अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो सिग्नल्स होते हैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था, उसका फॉर्मूला देखा था और ये भी देखा था कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आंसर आता है तो हमें किस तरीके से जो है स्पेक्ट्रम प्लॉट करने होते हैं और जब हमारे पास सिंपल आंसर आता है तो स्पेक्ट्रम प्लॉट करने का क्या तरीका होता है। अब देखिए, हमारा जो सिग्नल एंड सिस्टम्स के कोर्स में जो सिग्नल वाला पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम स्टार्ट करें सिस्टम वाला पार्ट। सिस्टम वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ZIR निकाला था, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकाला था मिड से पहले। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, समझे, शुरू से पूरा स्टार्ट हो रहा है कि हमारे पास सिस्टम्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास LTI सिस्टम्स क्या होते हैं और अब उसके एनालिसिस में आता है वो वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था मिड से पहले। ठीक है, अब देखिए LTI सिस्टम्स जो है उसके एनालिसिस हम कर रहे होंगे। LTI सिस्टम्स का मतलब क्या है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। लीनियर का मतलब है कि जितना चेंज आप इनपुट में, अगर लीनियरली इनपुट चेंज होगा तो उतना ही लीनियरली आउटपुट चेंज होगा। अगर आप इनपुट को 2 गुना बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम्स आपके पास लीनियर होंगे। टाइम इनवेरिएंट से मुराद ये है कि अगर आप लोग इनपुट जो है उसकी पल्स में आप लोग टाइम को चेंज करते हैं, ठीक है, टाइम का शिफ्ट करते हैं, तो आउटपुट में भी टाइम का उतना ही शिफ्ट होगा। ये टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। तो मतलब ये एक सिंपल सिस्टम्स है। ठीक है, सिस्टम क्या चीज़ होती है? आपको इनपुट दे और उस इनपुट की कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपको कोई आउटपुट मिल जाए, वो आपके पास सिस्टम कहलाते हैं। अब देखें, हम लोग जब सर्किट एनालिसिस पढ़ते थे तो हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता था? हमें 2 तरीके से आउटपुट मिल सकता है। आपको आउटपुट एक तो इस तरीके से मिल सकता है कि आपको टाइम इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल कंडीशंस गिवन हो। मतलब कहा जाए कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो शुरू में 5 वोल्ट है। अब बताओ कि अब ये किस तरीके से इसका आउटपुट होगा सर्किट का? तो वो जो है डिके होता जाएगा, उसका जो वोल्टेज है वो डिकेइंग वोल्टेज होगा। मतलब आप आउटपुट निकालेंगे, इसमें किसी सोर्स का जो है ना मतलब मुदाखलत नहीं होती थी, सोर्स वगैरह कुछ नहीं होती थी, आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होती थी। मतलब कोई इनपुट नहीं होता था, सोर्स नहीं होती थी, मतलब कोई इनपुट नहीं होता था, जो आपके पास सोर्स फ्री रिस्पॉन्स कहलाता था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है जिसमें इनपुट नहीं होता? तो एक तो आप आउटपुट ऐसे निकालते हैं जब आपके पास इनपुट नहीं होता और इनिशियल कंडीशंस होती हैं कुछ ना कुछ, और एक आप आउटपुट ऐसे निकालते हैं कि जब आपके पास सोर्स होती थी टाइम के बाद। याद करें, जब टाइम के बाद सोर्स होती थी तो आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स कहलाता था। तो उसमें क्या होता है, आपके पास टाइम ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 पे आपको कहेंगे कि आपके पास कोई ना कोई इनपुट है, मतलब कोई सोर्स है। तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशंस नहीं गिवन होती थी, इनिशियल कंडीशंस इस कंडीशन में 0 होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 तरीके की चीज़ें होती थी। अब जब आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन हो और आपके पास जो है कोई भी इनपुट वगैरह नहीं गिवन हो, तो आप जो रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं, जो आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, वो आपके पास होता है ZIR, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी इनपुट नहीं है उधर। ठीक है, और जब आपके पास इनपुट गिवन होता है तो आप जो रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, वो आपके पास कहलाता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसमें इनिशियल कंडीशन 0 होती हैं। ठीक है, ये हमने कहा है कि ये 0 होती हैं। और अगर आपको किसी भी सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स निकालना हो, मतलब आपको जो है इनिशियल कंडीशंस जो है उसकी हैड से भी और इनपुट की हैड से भी, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ZIR के रिस्पॉन्स को भी और ZSR के रिस्पॉन्स को भी, तो आपके पास टोटल रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, ZIR हमने मिड से पहले ही कैलकुलेट करना सीखा था कि किस तरीके से हम निकालते हैं। अब हम इस वीडियो से जो ZSR है उसको निकालना सीखेंगे कि हमें ZSR कैसे निकालना होता है। अच्छा भाई, अब हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी सिस्टम का जीरो स्टेट रिस्पॉन्स किस तरीके से निकल के आता है। हमें ये बात पता है, सिस्टम हमारे पास क्या है, कोई भी सर्किट। ठीक है, हम लोगों ने मिड से पहले ZIR निकालना सीखा था, अब हम ZSR निकालना सीख रहे हैं और आखिर में दोनों का जो टोटल रिस्पॉन्स होगा वो भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ZSR निकालने के लिए आपको सिंपल 2 फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लेना पड़ता है। अब वो जो 2 फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक आपके पास होता है उस सर्किट का इनपुट। ठीक है, जिस इनपुट की वजह से जीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकलता है, इनपुट पर है। ठीक है, जब आपको कोई ना कोई सर्किट में इनपुट गिवन हो, जब इनपुट नहीं होता जब तो ZIR निकलता है। तो जो इनपुट होता है उसका फंक्शन और इम्पल्स रिस्पॉन्स उस सर्किट का। अब ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये कैसे आएगा उस सर्किट का? इसके लिए एक बिल्कुल
अलग वीडियो आएगी, अलग टॉपिक है ये, कि आपको एक सर्किट का किसी भी जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरीके से निकालना होता है। अब देखें, आप उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लेंगे, दोनों आपके पास टाइम के फंक्शंस हुआ करेंगे, क्योंकि हम लोग LTI सिस्टम पढ़ रहे हैं, टाइम इनवेरिएंट। वो जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो आपके पास सिग्नल में था, अब वो सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में आप लोग हमेशा टाइम के फंक्शंस हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों का आपने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लेना है। अभी देख लेंगे किस तरीके से लेना है। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आपके पास ZSR हुआ करेगा, या कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ करेगा। YPP आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल किसी भी जो है दो फंक्शंस का लेने के लिए, दोनों आपके पास टाइम के फंक्शन हुआ करेंगे। अभी आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को भूल जाए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरीके से निकलता है, क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये भी देखिए टाइम का फंक्शन है ना, ये भी टाइम का फंक्शन है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दो टाइम के फंक्शंस जब आपके पास सवाल में पहले से गिवन हो, सर्किट छोड़ दें, सर्किट नहीं गिवन, फॉर एग्जाम्पल दो टाइम के फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये भी तो दो टाइम के फंक्शन है ना। तो दो टाइम के फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लिया किस तरीके से जाता है, पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज देख रहे हैं, अभी सर्किट पे नहीं जा रहे डायरेक्टली, पहले कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं कि दो टाइम के फंक्शंस का किस तरीके से निकालना है, ठीक है। दोनों गिवन है आपके पास, सिंपल ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले फ्लिप करेंगे, ठीक है, शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब ये थोड़ा सा हमें समझ आना चाहिए इस तरीके से करना है। देखें, फ्लिप का मतलब ये है कि आपको जो है टॉ में लेकर आना है, और ये जो W(t) है ना, ये माइनस टॉ हो जाएगा। पहले तो आप दोनों फंक्शंस को टॉ के रिस्पेक्ट में लेकर आएंगे, और यहाँ पे माइनस टॉ मतलब फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया आपने फंक्शन को, ठीक है। शिफ्ट करेंगे t माइनस टॉ, मतलब कि t माइनस कुछ ना कुछ शिफ्टिंग होगी उस सिग्नल्स की जो भी आपके पास गिवन होंगे, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर इंटीग्रेट करना है। तो ये 4 स्टेप फॉलो होंगे। अगर अभी भी आपको सही से समझ में नहीं आया है किस तरीके से होंगे, तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में आपको सही से इसकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक बात आपने लाजमी ख्याल रखनी है कि जो आपके पास ये जो टॉ है ना, ये आपके पास एक डमी वेरिएबल है, आप सिर्फ इसका यूज़ करेंगे इस सवाल इसका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। मतलब आपका जो पूरे दोनों फंक्शन है वो इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे, आपका जो आंसर आएगा वो टाइम का ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे होंगे कि हमें किसी भी जब दो टाइम के फंक्शंस गिवन होते हैं तो उनका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल किस तरीके से निकालना होता है।